हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स वन शॉट। तो इस लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर है, जितना कुछ आपके सिलेबस में है, सारा ही खत्म करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने बायोमॉलिक्यूल के जो पहले लेक्चर मैंने बनाए वो सारे देखने हैं, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, नहीं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। वहाँ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो हमने कवर की हैं तो वही यहाँ यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपको अगर दिख रहे हैं तो देखो, न्यूक्लिक एसिड्स में हम पहले न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फिर हम देखेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए। ठीक है, तो यही रहेगा हमारा लेक्चर, उतना ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। आपको ये तो पता ही होगा न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले भी बहुत बार न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा है, 11th क्लास की बायो में भी पढ़ा है, 10th क्लास की बायो में भी पढ़ा है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड वही होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना डीएनए आरएनए, है ना, वही होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है ऑक्सी, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो वही होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ होते हैं, क्या क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो हम सारी चीजें यहाँ लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र बना के रखना। ठीक है, आस्ता आस्ता चीजें आगे चलेंगी, एकदम 1-2 मिनट में कोई भी टीचर आपको पूरे का पूरा समझा नहीं पाएगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपके काम की हैं सारी ही हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, 1 बाई 1। तो लेक्चर पूरा देखोगे, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है बना हुआ है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम डाउनलोड करके। ठीक है, तो वहां आपकी मैं डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप लिखो इसमें, ये इंट्रोडक्शन है एक किस्म की अभी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ऐसे लिख लो आप। पहला पॉइंट आप लिखो, द पार्टिकल्स, लिखो द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। ठीक है, आपने सेल का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, हेरिडिटी आर कॉल्ड, आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये तो आपको पहले से ही पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा न्यूक्लियस होता है ना, ऐसा उसके अंदर एक तो ऐसा कुछ ब्लैक बॉडी होती है, बाकी कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। वो हमारे काम का नहीं है अभी न्यूक्लियोलस, तो ये क्रोमोसोम्स हमारे काम के हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब जैसे हम में कुछ करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के आ जाते हैं तो उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। इतना आप याद रखना कि जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, अभी इतना आप याद रखो। अभी देखना जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगी आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको पहले थोड़ा आउटलाइन बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं। उनमें 2-3 चीजें होती हैं जिनसे वो क्रोमोसोम्स बने होते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम्स में 2-3 जो चीजें जिनसे वो क्रोमोसोम बने, उन्हीं में आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। ठीक, तभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अभी नेक्स्ट लाइन में आपको चीज क्लियर हो जाएगी। देखो नेक्स्ट लाइन देखो, इसी के आगे लिखो, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स,
ठीक है, एंड एन अदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट लाइन। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और साथ में एक और किस्म का बायोमॉलिक्यूल भी वहां प्रेजेंट होता है, उस बायोमॉलिक्यूल को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक, देखो वही लिखा है, उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन्स के भी बने होते हैं, प्रोटीन के साथ एन अदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन भी बायोमॉलिक्यूल से, उसके साथ एक और किस्म का भी बायोमॉलिक्यूल होता है, उन बायोमॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो आप यहां से क्या बोलोगे, क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ये आप याद रखना। ठीक, अच्छा दूसरी लाइन आप लिखो, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप होती है, एक होती है द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए से भी जानते हैं। ठीक है, एंड दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए से भी जानते हैं। ठीक, तो क्या सीखा आपने अभी तक, आपने ये सीखा कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स भी क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स मेनली दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। वही यहां लिखा है, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, दो किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अच्छा अब थर्ड पॉइंट देखो, आप थर्ड पॉइंट में आप लिखो, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आगे कॉमा डाल के लिखो, दे आर also called polynucleotides। ठीक, तो इस पॉइंट में आप ये समझोगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, अभी आप आगे बहुत सारी चीजें समझोगे, आपको पता चलेगा न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड कुछ कंपाउंड होते हैं, इनके बहुत सारे यूनिट जुड़ के न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए और आरएनए जो होता है वो किससे बना होता है, डीएनए आरएनए ही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। वो किससे बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के, ये सब सारे सपोज न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुत बड़ा चेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के ही न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। ठीक, तो देखो यहां लिखा है, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे यूनिट जुड़े हों। तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे यूनिट जुड़े होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 यूनिट ऐसे जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल कंपाउंड ही है और कुछ नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बस आप इतना याद रख लो अभी कि न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे चेन होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, तो अगर न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड के लंबे लंबे चेन है तो हम उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। तो आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने हुए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो उस चीज को हम पॉली भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो यहां लिखा है, उनको
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जुड़े हुए हैं। ठीक, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे यूनिट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन द एलिमेंट्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। न्यूक्लिक एसिड्स में यूजुअली जो ये एलिमेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और फास्फोरस ये प्रेजेंट होते हैं, ये आप लिख लो। और इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁶ to 10⁻8 U। इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, डीएनए और आरएनए 10⁻⁶ से लेकर 10⁻8 U हो सकता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। आपको पता है AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट है ना, उसी को U की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये थी न्यूक्लिक एसिड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो ओवरऑल बना होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, साथ में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ठीक, और न्यूक्लिक एसिड्स में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10⁻⁶ से 10⁻8 U तक हो सकता है। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। अभी इसको साफ करते हैं, चलते हैं आगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पे। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, देखो न्यूक्लिक एसिड तो हमें पता चल गया, लेकिन केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कैसे कैसे कंपाउंड्स हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो देखो केमिकल कंपोजिशन में आप पहली एक लाइन ऐड करो कि कैसे हमें केमिकल कंपोजिशन पता चली थी न्यूक्लिक एसिड्स की। तो आप लिखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें डीएनए या फिर आरएनए की, तो हमें क्या मिलता है, यील्ड्स। आगे लिखो यील्ड्स अ पेंटोज शुगर, yields a pentose sugar, phosphoric acid and nitrogen containing compounds। phosphoric acid ठीक है, and nitrogen containing compounds। ठीक है, जिनको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक, अच्छा देखो ये जो पॉइंट है ना, इसमें हमें ये पता चल जाता है सीधा सीधा कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। देखो साइंटिस्ट ने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की थी। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में उसको ब्रेक करवाया था। तो क्या मिला था, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स अ पेंटोज शुगर। एक तो पेंटोज शुगर मिली थी। पेंटोज शुगर का मतलब होता है जिसमें क्या हो, मतलब 5 मेंबर वाली रिंग हो, उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। देखो पेंट का मतलब 5 होता है ना, 5 कार्बन बोल दो, 5 कार्बन हो अगर किसी शुगर के अंदर। शुगर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो 5 कार्बन वाली शुगर मिली थी, 5 कार्बन वाला शुगर का चेन मिला था एक। उसके बाद एक फास्फोरिक एसिड मिला, जब साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराई डीएनए और आरएनए की। ठीक है, फास्फोरिक एसिड मिला और साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिले, जिनको बोला गया था कार्ड, लिख दो कार्ड बेसिस। वो क्या थे, बेसिस थे। तो आप क्या बोलोगे, डीएनए किस किस का बना होता है, डीएनए की जब हाइड्रोलिसिस करा के देखा तो डीएनए या फिर आरएनए, इन्हीं को न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या था, एक तो पेंटोज शुगर थी, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है,
और साथ मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, पेंटोज शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, 5 कार्बन वाली। ठीक, साथ में एक फास्फोरिक एसिड मिला था, फास्फोरिक एसिड ग्रुप, और क्या होते हैं इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिले थे, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनको बेसिस बोला गया था। ठीक, तो ये मिले थे डीएनए और आरएनए की हाइड्रोलिसिस पे। तो इसका मतलब हो गया डीएनए और आरएनए मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो किसके बने हुए, इन 3 चीजों के, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड ग्रुप, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनको बेसिस बोलते हैं, तीनों के बने हुए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में आप ये देखो, इन डीएनए मॉलिक्यूल, इन डीएनए मॉलिक्यूल, लिखो आगे, इन डीएनए मॉलिक्यूल sugar moiety is, the sugar moiety is, डीएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर पार्ट होता है, माइटी का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था, माइटी का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, शुगर पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक, ये होती है कहां, डीएनए मॉलिक्यूल में। डीएनए मॉलिक्यूल में कौन सा शुगर का पार्ट होता है, शुगर कौन सा होता है, मतलब ऊपर हमने देखा ना कि डीएनए में शुगर होती है, पेंटोज शुगर। शुगर में कौन सी शुगर डीएनए में होती है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, आगे लिखो, एंड इन आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल में कौन सी शुगर होती है, लिखो, इन आरएनए मॉलिक्यूल इट इज बीटा डी राइबोज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो, यहां हमने ऊपर देख लिया कि जब हम न्यूक्लिक एसिड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां से हमें क्या क्या मिलता है, हमें एक तो पेंटोज शुगर मिलती है, मतलब 5 कार्बन एटम वाली शुगर मिलती है, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और हमें मिलता है फास्फोरिक एसिड, और हमें कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें मिलती हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक, और आरएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर होती है उसमें 2 डीऑक्सी नहीं होता है, सिर्फ राइबोज होती है, बीटा डी राइबोज, ये शुगर होती है। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये पार्ट होता है। अभी देखो, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज और बीटा डी राइबोज शुगर दोनों कैसी दिखती है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, 5 कार्बन की ऐसी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। ठीक, देखो एक ऐसा बना लो, ये हमारी पेंटोज शुगर है, पेंटोज का मतलब हो गया 5। तो ऐसी रिंग के ऊपर आपको बताया था कि ऐसे करना पड़ता है। फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर ऐसी मैंने बनवाई थी आपसे, देखो फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर थी ना जैसी, वैसी एग्जैक्ट है। ये ऐसे 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 ऐसे, ये हो गई 2 शुगर। अभी हम इनमें देखते हैं कि क्या क्या चीज होती है इसमें। देखो, यहां होता है CH2OH। ठीक है, समझ में आया आपको, यहां फर्स्ट पोजीशन पे होता है OHH। ठीक, यहां होता है HOH, इधर होता है HOH, और यहां होता है H। ठीक है, ये जो शुगर है, ये जो शुगर आपको दिख रही है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें तो यहां से होगी 1 2 3 4, ये कार्बन 5 कार्बन है इसमें, तभी पेंटोज बोला है। ठीक है, और इस शुगर में देखो 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस शुगर को बोलते हैं बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज, ये बीटा डी राइबोज शुगर है। ठीक, देखो बीटा क्यों बोला, मैंने आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट में बीटा इसलिए बोलते हैं कि अगर जब हम ये स्ट्रेट चेन होता है ना, उसमें अगर OH ग्रुप इस तरफ लगा हुआ है, अल्फा की तरफ, OH ग्रुप राइट की तरफ लगा हुआ है मतलब, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। आई होप आपने कार्बोहाइड्रेट वाला लेक्चर देखा होगा। और अगर OH कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा। तो देखो, जब हमने वहां देखा था, ठीक है, मैं बोलूंगा आपसे
क्या पहले वो लेक्चर जाकर देखोगे तभी ये समझ में आएगा। हमने ऐसी रिंग बनाने की वहां सीखा था, ऐसा रिंग बनाना, ठीक है। हमने क्या किया था, इसको राइट की तरफ रोटेट करके रिंग बनाई थी, ठीक। तो जब इसको राइट की तरफ रोटेट करते हैं तो ये, जब ये लाइन आती है तो इसमें ओ एच नीचे की तरफ आता है, ठीक ठीक। और इसको जब राइट की तरफ रोटेट करते हैं इसको, तो ओ एच ऊपर की तरफ आता है। देखो इस चीज को जब ऐसे रोटेट करोगे ओ एच ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर कहीं ओ एच ऊपर की तरफ आ रहा है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, देखो ये फर्स्ट कार्बन है, तो उसको बोलोगे बीटा। ओ एच ऊपर की तरफ कहाँ आता है, ओ एच ऊपर की तरफ बीटा में आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले में देखा था, तो इसको बोलेंगे ये कौन सा है, बीटा। बीटा यहां से रखा है। और डी नाम क्यों आया, डी डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, तो ये वही डी है जो डी एन एल कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, वही डी ये वाला है, ठीक। ये होती है बीटा डी राइबोस। अब देखो ये जो होती है ये वाली शुगर, इसमें स्ट्रक्चर देखो कैसी बनती है। फर्स्ट पोजीशन पे वही है बीटा, तो ऊपर क्या आएगा, ओ एच आएगा, नीचे एच आएगा, इसमें यहाँ एच और एच होता है, ठीक। बाकी सेम होता है, एच ओ एच, और यहाँ होता है सी एच टू ओ एच, ठीक है। और यहाँ होता है एच, एग्जैक्ट सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, देखो नंबरिंग करो, अगर 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन से ओ एच हट गया है, यहाँ 2 पोजीशन पे ओ एच हट गया है, तभी यहाँ इसका नाम हो गया बीटा। तो ये है ही बीटा, मतलब ओ एच ऊपर की तरफ है तो बीटा। यहाँ भी देखो ओ एच ऊपर की तरफ है तो बीटा। अगर ओ एच यहाँ फर्स्ट कार्बन के ऊपर नीचे की तरफ होता तो अल्फा शुगर हो जाती है, लेकिन ये बीटा है। देखो बीटा डी तो है ही, डी नेचर इसका है 2 डी ऑक्सी, 2 पोजीशन से ओ एच ग्रुप को हटा दिया ना, तभी यहां बोल दिया 2 पोजीशन पे डी ऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। देखो यहाँ 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तभी इसका नाम रखा है बीटा डी राइबोज। तो यहाँ 2 पोजीशन पे ओ एच हट गया, इसलिए इसका नाम हो गया बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही दोनों शुगर्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती है। देखो ये वाली बीटा डी राइबोज ये कहां प्रेजेंट होती है, आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, ठीक। यही लिखा हुआ है ना, आरएनए में ये प्रेजेंट होती है। और ये वाली जो शुगर है, ये वाली बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, ऐसे वाली एग्जैक्ट ऐसे वाला शुगर मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट होता है, डीएनए में, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में रखनी है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और ऐड करो, these sugars are present in furanose form, furanose form। ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बताया था, जब फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रा की थी तो हमने देखा था कि ऐसे वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्यूरेन से एनालोगस होती है, फ्यूरेन के साथ मिलती जुलती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स, ठीक। जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को बोला था पायरानोज स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो वही मैंने लिखा है कि ये जो शुगर्स होती है यहाँ फ्यूरानोज फॉर्म में होती है, ठीक। अच्छा अब देखो ये इतनी चीजें हमारे पास आ गई। क्या क्या चीजें आ गई, हमने देख लिया कि डीएनए और आरएनए किसका बना होता है, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, पेंटोज शुगर का, जिनकी स्ट्रक्चर हमने देख ली। फास्फोरिक एसिड का जो हमें पता है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड का वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद किसका बना होता है, डीएनए आरएनए, और क्या होता है उनमें, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनको बेसिस बोलते हैं। मतलब तीसरी चीज हमारे पास आ गई बेसिस। तो अभी हम देख लेते हैं कि बेसिस कौन कौन से होते हैं। तो बेसिस में आप लिखो, बेसिस आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन एंड पेरिमाइडिन। देखो ये दो कंपाउंड होते हैं, प्यूरिन एंड पेरिमाइडिन, दो केमिकल कंपाउंड से, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिस। कौन से बेसिस, जो डीएनए और आरएनए के बीच में प्रेजेंट होते हैं ना, वो बेसिस किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, प्यूरिन एंड पेरिमाइडिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक। आपने सुना होगा डीएनए में बेसिस होते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ऐसे करके बेसिस होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वो जो बेसिस होते हैं कौन से, डीएनए और आरएनए में, वो किसके किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, प्यूरिन और पेरिमाइडिन के डेरिवेटिव होते हैं। अभी हम देख लेते हैं प्यूरिन और पेरिमाइडिन कैसे होते हैं, प्यूरिन और पेरिमाइडिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो केमिस्ट्री है, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, बायो में तो सीधा सीधा देख लेते हैं कि बेसिस होते हैं, ठीक। देखो हम पहले ड्रा करेंगे प्यूरिन का स्ट्रक्चर। यहां हम ड्रा करेंगे प्यूरिन कैसा दिखता है। प्यूरिन बनाना बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या करना है आपको,
एक 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। कैसे? पहले आप क्या करो, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ। यहाँ बनाते हैं प्यूरिन का, प्यूरिन बनाते हैं, कैसा होता है देखो, एक 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनानी। अभी आप ये ड्रा मत करना, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। यहाँ बना दी हमने, ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाई, लेकिन ये मैंने गलत बना दी, इसको साफ करना पड़ेगा। ऐसा होता है देखो, 6 मेंबर्ड रिंग आपको ऐसे बनानी है। ये भी गलत हो गई, ये सारी की सारी बॉन्ड्स एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसके साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग यहां से जोड़नी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये करना है, ठीक। अब देखो, अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। ये जगह इसकी साफ कर दो, ये जगह साफ कर दो, ठीक। ये जगह साफ कर दो, ये भी साफ कर दो, और ये भी साफ कर दो। इन जगह पे क्या होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। और इसमें इस जगह पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इस जगह पे नाइट्रोजन होता है, और यहां इस जगह पे नाइट्रोजन होता है, ठीक। और ये जुड़ा होता है यहां से, ठीक। ऐसा ऐसा आपको बनाना है। 4 नाइट्रोजन है इसके बीच में, ऐसी रिंग होती है। अभी देखो, इसमें बॉन्ड्स भी होती हैं, कैसे कैसे होता है देखो, यहां यहां एक बॉन्ड होती है, ये वाली, ठीक। यहाँ एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इधर आ गई, और यहाँ बॉन्ड होती है, और यहाँ बॉन्ड होती है, ठीक। और क्या होता है, इस जगह बॉन्ड होती है। ये ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, इसको बोलते हैं, ये प्यूरिन है, प्यूरिन, ये एक प्यूरिन है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखो, प्यूरिन। आप खुद देखो, इसके ऊपर कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। और आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। देखो सपोज इसके ऊपर भी लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, ठीक। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो देखो, इन लोन पेयर के होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर के होने की वजह से इनको हम बेस बोलते हैं। देखो, ये प्यूरिन है, ये कंपाउंड है और कुछ नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड है। इसी कंपाउंड के डेरिवेटिव जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कि प्यूरिन के डेरिवेटिव्स। उनमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ इनके साथ कुछ और लगा देते हैं। देखो, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है एक साइकिल के अंदर कार्बन भी है, कोई और भी चीज प्रेजेंट है। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ कार्बन है, इस जगह पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, यहाँ कार्बन है। जितनी बाकी जगह बची है, हर जगह कार्बन है, और यहाँ यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और ये प्यूरिन जो होता है ना, ये बेस होते हैं। ये देखो बेस है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बेस है, ठीक। अभी देखो, ये थी प्यूरिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा है बेसिस आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन एंड पेरिमिडिन, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में बेसिस प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो प्यूरिन एंड पेरिमिडिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। देखो, प्यूरिन ऐसा होता है, तो जो यहाँ हम प्यूरिन के बेसिस, प्यूरिन के कुछ डेरिवेटिव बनाएंगे, उनको हम बेसिस बोल देंगे। और पेरिमिडिन के बेसिस भी होते हैं, पेरिमिडिन के डेरिवेटिव्स। तो पेरिमिडिन बनाओ। अच्छा, पेरिमिडिन बनाने के लिए आपको सेम वही काम करना है। यहाँ बनाते हैं पेरिमिडिन। ये एक रिंग बनानी है आपको, ऐसे 6 मेंबर्ड, ठीक, जो मेरे से हमेशा गलत ही बनती है। ऐसे बनाओ, बेंजीन जैसी, ऐसे। और इसमें क्या करना है, 2 नाइट्रोजन लगाने हैं आपको। एक नाइट्रोजन लगा दो इस जगह, एक नाइट्रोजन लगा दो यहाँ, और एक नाइट्रोजन लगा दो यहाँ, ठीक। ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ठीक। और यहाँ डबल लगा दो, सिंगल, यहाँ डबल लगा दो, सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है ना, इस कंपाउंड को बोलते हैं पेरिमिडिन, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपको इतना समझ में आया
कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो प्यूरीन वाले बेसिस होते हैं ना, प्यूरीन वाले, उनमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, और इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस किए होंगे, और पायरीमेडियन बेसिस जो होते हैं उनमें ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। ठीक है, आपको 2-3 बार ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लेनी है, उसके बाद आपको देखना है कि आपके दिमाग में ये जा रही है कि नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कराता हूँ कि ये जो शुगर होती है यहाँ वो फ्यूरानोज फॉर्म में होती है, और यहाँ जो बेसिस होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, प्यूरीन और पेरीमेडीन के डेरिवेटिव। कुछ बेसिस जो न्यूक्लिक एसिड बनाने में यूज होते हैं वो प्यूरीन के डेरिवेटिव होते हैं, और कुछ बेसिस पेरीमेडीन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक, ये दोनों कंपाउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी स्ट्रक्चर आप सीख लो 2-3 बार नोटबुक के ऊपर ड्रा करके। ठीक, अभी इनको साफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस प्यूरीन के डेरिवेटिव है, कौन कौन से बेसिस पेरीमेडीन के डेरिवेटिव है, उनकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अभी देखो, हम देख रहे हैं प्यूरीन के कौन कौन से बेसिस होते हैं। देखो यहां लिखो प्यूरीन बेसिस। ठीक है, प्यूरीन के डेरिवेटिव जो होते हैं वो 2 बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। ठीक है, तो आपने पहले भी ये नाम सुने हुए हैं। तो हमने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम प्यूरीन बनाना है। पहले स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करनी है, प्यूरीन हमने सीखा था ना, वही प्यूरीन बनाना है। देखो ऐसे करके 6 मेंबर रिंग बनानी है एक। ठीक, ऐसे 6 मेंबर रिंग, यहाँ 6 मेंबर रिंग, उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग बनानी है ऐसे ये। और दूसरा जो बेस बनाना है उसके लिए भी सेम 6 मेंबर रिंग बनानी है ऐसे, एग्जैक्ट 5 मेंबर रिंग इसके साथ भी बना देनी है जैसे पहले में बनाई थी। अब आपको यहां देखना है कि कहां कहां नाइट्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये तो 2 जगह ये साफ करनी पड़ेगी, यहां नाइट्रोजन होता है। ठीक, और इसमें कहां कहां नाइट्रोजन होता है, सिर्फ इन दोनों जगह, यहां नाइट्रोजन होता है और यहां नाइट्रोजन होता है। ठीक, और बाकी सारी जगह पे क्या होता है, कार्बन। तो आप एक काम करो, बाकी सारी जगह पे यहां क्या लगा दो, कार्बन लगा दो। ये कार्बन, इधर भी क्या होता है आपको पता ही है, सिर्फ दिखाने के लिए लगा दो कार्बन। इस जगह भी क्या होगा, कार्बन, और इस जगह भी क्या होगा, कार्बन, यहां भी क्या होगा, कार्बन। ठीक, ये बनाना है आपको, इसका ऊपर वाला जो इसको बोलते हैं ढांचा, वो बनाना है। तो यहां इसको साफ करो, इसको साफ करो, इसको साफ करो और इसको साफ करो। यहाँ क्या लिखना है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। बाकी हर जगह कार्बन। आप कार्बन चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, आपकी मर्जी। चलो दिखा देते हैं, कोई नहीं। देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक, इधर भी क्या है, कार्बन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सिर्फ ऐसे 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग बनानी है, बाकी कार्बन कार्बन है, 2-4 नाइट्रोजन है इसमें। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या करना है आपको, अभी आपको सेम टू सेम वही बॉन्डिंग लगानी है। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड थी, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड थी, यहाँ डबल बॉन्ड थी और यहाँ डबल बॉन्ड थी। ठीक, और इसमें भी वही लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड। अभी आपको बनाना नहीं है ये स्ट्रक्चर, अभी मैं पहले बताता हूँ, पहले समझ लो फिर उसके बाद बनाना। ठीक, देखो ये आपने सेम टू सेम, ये प्यूरीन बेसिस बनाने ना आपको। ठीक है, तो प्यूरीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, प्यूरीन हमने बना लिया, इसका डेरिवेटिव, प्यूरीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं प्यूरीन बेसिस। डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं तो डेरिवेटिव बन जाता है। तो आप क्या करोगे, यहां इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर लगा दो NH2। ठीक है, ऊपर वाले कार्बन के ऊपर लगा दो NH2। ठीक है, और यहां जो नाइट्रोजन है इसके साथ लगा दो H। ठीक, और यहां जो कार्बन है इसके साथ लगा दो H। ठीक है, ये तो है ही, ये तो पहले ही होता है यहाँ। H तो यहाँ है ही, पहले से ही था, क्योंकि हमने कार्बन को बाहर करके दिखाया तभी साथ में H लगाया है। ये तो सेम है, एक ही सिर्फ आपको काम करना है, इस कार्बन के ऊपर 6 मेंबर्ड रिंग का जो ये ऊपर वाला कार्बन है इसके ऊपर अगर आप NH2 लगा दोगी तो ये बन जाएगा एडिनिन। ठीक है, ADENINE, एडिनिन। ठीक है, और इस एडिनिन को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस बन गया एडिनिन। ठीक है, और जो पेरीमेडिन होता है ना, उसमें क्या फर्क होता है, देखो एक तो इसमें यहां से ये बॉन्ड चली जाती है और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाता है, और दूसरा इस कार्बन के साथ NH2 आ जाता है। ठीक है, ये फर्क होता है। ठीक है,
और यहाँ कार्बन के साथ H तो होगा ही, इधर भी होगा 1 2 3 4, यहाँ तो H है ही, ये आपको लगाना ही है, ठीक। और यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ भी तो H है ही, ये तो है ही, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी भी तो पूरी करनी है आपको। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है 1 2 3, कार्बन 4 बनाता है 1 2 3 4, तो ये आपको एडिशन करनी है, सिर्फ इसमें एक बॉन्ड हटानी है, इसमें एडिनिन ऐसा बनेगा, एडिनिन के ऊपर सिर्फ कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप लगता है, ये ऐसी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। इसी कार्बन के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड और लगानी है, जब डबल बॉन्ड और लगाएंगे तो ये बॉन्ड हट जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर हम ये भी बॉन्ड लगा देंगे, ऊपर डबल लगा देंगे, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसका नाम होता है ग्वानीन, ग्वानीन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। देखो यही जो दोनों बेसिस होते हैं इन्हीं को बोलते हैं प्यूरीन बेसिस। देखो ये प्यूरीन के डेरिवेटिव है ना, क्योंकि इनमें मेन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्यूरीन है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं पेरिमेडीन बेसिस। तो पेरिमेडीन बेसिस कैसे देखेंगे, देखो यहां लिखो पेरिमेडीन बेसिस, ठीक। तो इसमें आपको पता है 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये 3 होते हैं। तो सेम टू सेम आपको क्या बनाना है, पहले बनाना है आपको पेरिमेडीन, वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वही बनाना है। तो बनाओ, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, 3 बेसिस होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग बनाओगे ऐसे, ये एक बना दी, दूसरी 6 मेंबर्ड ये बना दी, और तीसरी 6 मेंबर्ड ये बना दी। क्यों? क्योंकि ये पेरिमेडीन के डेरिवेटिव में, तो पेरिमेडीन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरिमेडीन बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कहां कहां नाइट्रोजन आता है, यहां इस जगह और इस जगह नाइट्रोजन आता है, इस जगह और इस जगह नाइट्रोजन, इधर और इधर नाइट्रोजन, यहां हर जगह नाइट्रोजन लगा दो, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, ठीक है, इधर नाइट्रोजन और यहां नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी हर जगह क्या आता है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। इसी तरह इसमें भी इधर 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 और इधर क्या आएगा, कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन, ये तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। इधर कार्बन आएगा, ठीक, ये कार्बन, ये बना दिए हमने 3 पेरिमेडीन बेसिस के जो मेन स्ट्रक्चर है, पेरिमेडीन स्ट्रक्चर वो, ठीक। अभी आपको पता है कि इसमें बॉन्ड्स होती हैं ऐसे करके, अभी आपको ये ड्रा नहीं करना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे करके होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा होता है। ये हो गया पेरिमेडीन। अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सा ग्रुप लगाते हैं तो क्या क्या बेस बनता है, ठीक। देखो अगर यहां हम ऊपर की तरफ कार्बन के ऊपर NH2 लगा दें, और ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड और लगा दें, ठीक। तो अभी देखो जब डबल बॉन्ड ओ इधर लगेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी, तो ये बॉन्ड यहां से चली जाएगी, ठीक। और अभी इस नाइट्रोजन के साथ तो H आएगा, ठीक। यहां 1 2 3 बॉन्ड से इस कार्बन की, तो यहां भी H आएगा, ठीक है। और यहां भी इस कार्बन के साथ भी H आएगा। ये HH तो आपको पता ही है कैसे लगते हैं, सिर्फ वैलेंसी पूरी करने के लिए, मेन यही है। अगर इस कार्बन के ऊपर NH2 है, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो गया, तो ये जो बेस होता है ना, इस बेस को बोलते हैं साइटोसिन, CYTOSINE, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आप देखो, अगर इस वाले कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड O हो जाए, इस वाले कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड O हो जाए, तो देखो ये कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड यहां नहीं रहेगी डबल, तो यहां भी ये बॉन्ड नहीं रहेगी, तो ये हो गया। बाकी इस नाइट्रोजन के ऊपर एक H तो होगा ही, यहां भी एक H तो होगा ही, यहां भी, ठीक है, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है ना, तो वो आपको वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक। इस कार्बन के ऊपर यहां क्या होता है, CH3 होता है एक, बाकी यहां H होता है। ये जो स्ट्रक्चर हो गई, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं THYMINE, थायमीन, ये एक बेस होता है, E से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। देखो ये पेरिमेडीन का डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, मेन स्ट्रक्चर इसमें पेरिमेडीन है, सिर्फ ऊपर कुछ चेंजेस हुई है, कुछ ग्रुप लगे तो पेरिमेडीन बेस बन गया, इसका नाम होता है थायमीन, ठीक है। अच्छा अभी देखो यूरासिल, तीसरा बेस होता है यूरासिल। इसमें क्या होता है, ऊपर भी डबल बॉन्ड O कर दो, इधर भी डबल बॉन्ड O कर दो, जब डबल बॉन्ड O करेंगे तो ये बॉन्ड भी उड़ जाएगी, ये बॉन्ड भी उड़ जाएगी, ठीक। इधर तो NH ही रहेगा,
इधर भी NH हो जाएगा, H लगेगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ इधर भी H होता है, इधर भी H होता है। ये स्ट्रक्चर 3-4 बार आप ड्रा करोगे तो आपको पक्का याद रह जाएगी। ठीक, तो ये जो बेस बन गया इसका नाम होता है यूरासिल, यूरासिल, और इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो देखो हमने सीख ली है प्यूरिन बेसिस कैसे कैसे होते हैं और पैरिमिडीन बेसिस कैसे कैसे होते हैं। तो आप अभी अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि डीएनए के अंदर या फिर आरएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस जिनको हम बायो में बोलते थे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। एडेनिन ऐसा होता है, ग्वानिन ऐसा होता है, दोनों ही प्यूरिन बेसिस है, प्यूरिन से डेरिवेटिव है, मतलब प्यूरिन से ड्राइव किए हुए हैं। और पैरिमिडीन बेसिस कैसे होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, और इन तीनों की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये आप लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। आप इनको ड्रा कर लो, ठीक है, फिर इनको साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। या फिर आप ऐसे ही लिख लो इनको, हम थोड़ा सा उस तरफ लिख के आगे चलते हैं, फिर इनको साफ कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखो नेक्स्ट, अभी देखो कि हम क्या लिखने वाले हैं। यहां लिखो डीएनए कंटेन्स, ये तो आपको पहले ही पता है, डीएनए कंटेन्स, डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं। देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 बेसिस हैं। तो डीएनए में होते हैं 4 बेसिस। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, 4 बेसिस, 4 बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, ये होते हैं डीएनए के अंदर। और आरएनए के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आगे लिखोगे आरएनए आल्सो कंटेन्स 4 बेसिस। इसके अंदर भी 4 बेसिस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 3, देखो ये फर्स्ट IST ऊपर लिखते हैं, फर्स्ट 3 आर सेम एंड फोर्थ वन कौन सा होता है, इज यूरासिल। ठीक, ये लाइन आपको याद रखनी है। डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए के अंदर भी 4 बेसिस होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, वो 4 बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो एडेनिन ही होगा, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, और फोर्थ वाला कौन सा होता है, यूरासिल होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इतने से ही आप बता सकते हो कि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हो। ठीक है, और देखो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कराऊं, बहुत बार रिपीट करा दिया मैंने, रहने तो छोड़ो, आपको पता ही है। इसको साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी देखो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए और आरएनए मतलब जिनको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब केमिकली वो किन चीजों से बने हुए हैं। अभी हम देखेंगे कि वो जो केमिकल्स हमने देखे वो डीएनए और आरएनए के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज हमने देखी, डीएनए में क्या होता है, शुगर होती है। ठीक है, और कौन सी शुगर होती है वो आपको पता है। दूसरी क्या चीज होती है, बेसिस होते हैं। ठीक, वो भी आपको पता है। तीसरी क्या होती है, फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड होता है F3PO4, ये फास्फोरिक एसिड भी होता है वहां। ठीक है, देखो फास्फोरिक एसिड जो होता है इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ठीक, ये होती है फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर H3PO4। अब आप देखो क्योंकि इनमें बेस भी होता है ना, बेस होता है, बेस होने की वजह से ये बेस इस एसिड के H को निकाल लेता है। देखो ये सारे एसिडिक H हैं, ये एसिडिक H है, ये भी एसिडिक H है। एसिडिक H वो H होता है जो कंपाउंड के अंदर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो। देखो यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके साथ H लगा हुआ है। ये तीनों ही H कैसे हैं, एसिडिक H है, तो इनको ये बेस यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये फास्फोरिक एसिड, ये वाला स्ट्रक्चर आपको डीएनए के अंदर कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस, इधर भी O माइनस, ऐसे दिखेगा। क्योंकि H प्लस को यहाँ बेसिस है बीच में, तो बेसिस निकाल लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा डीएनए की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, शुगर, बेसिस, फास्फोरिक एसिड, ये 3 ग्रुप होते हैं। अभी हम इन्हीं तीनों ग्रुप्स का यूज करके हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं।
अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिखो आप, यही लास्ट टॉपिक है। आप एक पॉइंट ऐड करो इसमें पहले, पॉइंट ये है अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट, unit formed by attachment of a unit formed by attachment of a base of a base, ठीक है, to one dash position of the one dash position of the sugar is called nucleoside। ठीक, देखो यहां तीन कंसेप्ट हम समझेंगे। एक समझेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड से बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फिर यहां से बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तीन चीजें बनेगी। और यही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसी को तो हम बोलते हैं डीएनए या फिर आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड, इसी को तो बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो पहले यहां हम देख लेते हैं, एक लाइन और लिखते हैं फिर समझते हैं। देखो ये लाइन आप लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, इन न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स sugar carbons are numbered as 1 dash 2 dash 3 dash etc। आगे लिखो, in order to distinguish from base, ठीक है, बेसिस। देखो अभी समझो आप, देखो यहां क्या लिखा है, स्टार्टिंग में जब न्यूक्लिक एसिड की जब स्ट्रक्चर बनती है, कैसे बनती है, लिखा हुआ है अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस। स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक यूनिट बनता है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बेस की एडिशन होती है शुगर के ऊपर, ठीक है, और शुगर की किस कार्बन के ऊपर बेस की एडिशन होती है वो यहां लिखा हुआ है। देखो अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ द शुगर के जो कार्बन होते हैं उनमें वन डैश कार्बन के ऊपर क्या लगता है, स्टार्टिंग में पहले बेस लगता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां इस जगह हम ये बना लेते हैं। क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, शुगर लिखनी है हमें, डीएनए के अंदर जो शुगर हम लेते हैं ना, ऐसे करके ये शुगर हो गई, यही लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लगाओ, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहाँ क्या लिखो CH2OH, ठीक, यहाँ क्या होता है OH, यहाँ H होता है, और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, बाकी इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुगर डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है और राइबोज भी हो सकती है, ठीक। अब देखो आप क्या करो, 1 नंबर कार्बन ये वाला है, 2 कार्बन ये वाला है, 3 कार्बन ये वाला है, 4 कार्बन ये वाला है, 5 कार्बन ये वाला है, ठीक। और शुगर के अंदर क्या देखो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है। अभी आप क्या करो, यहां पढ़ो, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ द शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। मतलब जब बेस क्या करता है, वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर के साथ ऐड हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। देखो ये जो पोजीशन है ना, यहाँ शुगर में, यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कर दो इनको, 1 2 3 4 कार्बन, इनको 1 डैश 2 डैश से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जब यहाँ बेस ऐड होगा तो बेस के आपने कार्बन भी है ना उसमें बेस में, तो वो भी 1 2 3 4 करेंगे, तो उनको 1 2 3 4 कर दो, इनको 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर दो, ठीक। तो देखो पढ़ो पॉइंट, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस, मतलब एक यूनिट या फिर एक स्ट्रक्चर बनता है, क्या होता है उसमें, अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डैश पोजीशन, मतलब बेस अटैच होता है वन डैश पोजीशन ऑफ द शुगर की वन डैश पोजीशन के साथ। देखो शुगर की वन डैश पोजीशन ये वाली है, यहां OH को हटा के यहां आपने क्या लगा देना है, बेस लगा देना है, ये बेस, यहां लिख दो बेस, ये क्या है शुगर,
अब देखो क्या हुआ, ये डेफिनेशन आप पढ़ो तो आपको खुद समझ में आएगा कि पहला जो यूनिट बनता है डीएनए की स्ट्रक्चर में, स्टार्टिंग में क्या बनता है, वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस ऐड होता है 1' पोजीशन ऑफ शुगर के साथ, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और देखो इन न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया, देखो इसमें बेस भी है, ठीक, और इसमें शुगर भी है। बेस के अपने कार्बन एटम होंगे, शुगर के अपने, इन्हीं दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ शुगर के जो कार्बन एटम है उनको हम 1'2' रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लाइन में वही लिखा है, इन न्यूक्लियोसाइड्स शुगर कार्बन्स आर नंबर्ड एज 1'2'3'। मतलब न्यूक्लियोसाइड में शुगर कार्बन को हम कैसे 1'2'3' से रिप्रेजेंट करते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम बेसिस, बेसिस से डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें शुगर के साथ बेस जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो पहले मैंने आपको बोला था ना, न्यूक्लियोसाइड पहले बनेगा, अब न्यूक्लियोसाइड से बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अभी आप एक लाइन और लिखो, लिखो, when nucleoside is linked when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position, at 5' position of sugar moiety, कॉमा डाल के देखो, we get a nucleotide, ठीक। देखो इस पॉइंट को आप पढ़ो कि जब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड भी लिंक हो जाता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ये न्यूक्लियोसाइड है ना पूरा, इसके अंदर जब फास्फोरिक एसिड भी लिंक हो जाएगा 5 कार्बन के ऊपर, 5' कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर जब फास्फोरिक एसिड भी लिंक हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर को देखो, मोइटी का मतलब आपको पता है पार्ट, मतलब शुगर वाले पार्ट के 5 कार्बन के ऊपर 5' पोजीशन के ऊपर जब न्यूक्लिक ये वाला फास्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको आ गया समझ में। देखो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, आपने क्या करना है, सेम ऐसी शुगर बनानी है, ऐसी शुगर बनाओगे, यहां O लिखा, ऐसे 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 किया, और यहां से ये कर दिया, ये एक शुगर बन गई। 1 पोजीशन पे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक। और आपको पता है हमने न्यूक्लियोसाइड बनाना है पहले, तो न्यूक्लियोसाइड के लिए यहां हमने बेस ऐड कराना है, तो यहां करा दिया हमने बेस ऐड, कोई बेस है यहाँ, प्यूरिन भी हो सकता है, कोई पेरीमेडिन भी हो सकता है, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सारे ही हो सकते हैं। और ये क्या है, शुगर। और यहाँ क्या होगा, OH, H जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या होगा CH2OH, ठीक। और यहाँ क्या होगा H, ठीक। आई समझ आपको। अभी देखो इसमें दिखाओ, कार्बन 1 ये वाला है, 2, 3, 4, 5 कार्बन ये वाला है जो ऊपर लगा हुआ है, ये वाला, ठीक। और ये 1', 2', 3' बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इस 5 कार्बन के ऊपर जब फास्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो 5 कार्बन के ऊपर फास्फोरिक एसिड ऐड करो। फास्फोरिक एसिड कैसा होता है, देखो फास्फोरिक एसिड होता है ऐसा, P डबल बॉन्ड OH, ऐसे H, देखो ये ऐड हो सकता है, देखो यहां भी OH है, यहां भी OH है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इसके पास लेके आऊं तो P के साथ देखो नीचे OH है, ठीक। उसके बाद इधर भी OH है, इधर भी OH है, इधर डबल बॉन्ड O है, यहां लेके आऊं तो आप ये मान लो, ये सोचो यहां से वाटर निकल सकता है, देखो ये दोनों, ये OH और H निकल सकता है, निकल सकता है। तो जब ये HOH निकल जाएगा, यहां से H2O -H2O हो जाएगा, -H2O हो जाएगा, तो क्या ये इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो जुड़ जाएगा कि नहीं, आराम से जुड़ेगा।
ठीक है, तो आप क्या करो, इस फास्फोरिक एसिड के साथ साथ इसको जोड़ दो न्यूक्लियोसाइड को। तो इसको मैं साफ करता हूँ, यहाँ वाटर निकलेगा तो ये फास्फोरिक एसिड इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो इसको साफ करके देखते हैं कैसे जुड़ेगा। देखो ये इसका OH गया यहाँ से वाटर की फॉर्म में, तो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ऑक्सीजन, फास्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, आगे फास्फोरिक डबल बॉन्ड O है, इधर भी O माइनस हो जाएगा, नीचे भी O माइनस हो जाएगा। या फिर आप OH करके भी दिखा सकते हो, ठीक, OH करके भी दिखा सकते हो आराम से, OH ही कर दो चलो, क्योंकि इसमें बेस भी है ना, तो बेस क्या करेगा, इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो जुड़ गया, ठीक है, ऐसा जुड़ गया। तो अभी देखो क्या होगा, ये हमने क्या किया, ये हमने 5 कार्बन, 5 पोजीशन वाला जो 5 डैश पोजीशन वाला जो कार्बन है उसके साथ हमने फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया। वही यहां लिखा हुआ है कि जब न्यूक्लियोसाइड को हम फास्फोरिक एसिड के साथ जोड़ देते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो स्ट्रक्चर अब बन गई, इसमें बेस भी जुड़ा हुआ है, फास्फोरिक एसिड भी जुड़ा हुआ है और शुगर भी है, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बुक पे कभी यहाँ O माइनस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया एसिडी कैसे हैं, वो बेस उनको निकाल सकता है, ठीक। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अभी आप ये देखो, एक लाइन और लिखो यहाँ, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको क्या बोला था, पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, फिर बनता है न्यूक्लियोटाइड, फिर बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें सिर्फ बेस ऐड होता है, इसमें बेस प्लस फास्फोरिक एसिड ऐड होता है। अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा वो तो आपको पता ही है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। तो देखो अगर दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो कैसा बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो कैसा बनेगा, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। 4 जुड़ेंगे तो बनेगा टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, वो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ता जाएगा बहुत बड़ा। जब ये चेन बहुत लंबा हो जाएगा तो उस टाइम हम बोलेंगे ना बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़े हुए हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कि हमें शो करना है डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, ठीक है, उसको हम पॉली में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हम देख रहे हैं। तो अभी देखो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे तो तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। अभी हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेगा, कैसी बॉन्ड्स बनाएगा। तो आप एक लाइन लिखो यहां, देखो बिल्कुल सिंपल है, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर। लिखो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं, आगे लिखो बाई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं, कैसी बॉन्ड बनाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आगे लिखो बिटवीन 5 डैश एंड 3 डैश, 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर, देखो इस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, जॉइन टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनती है, ठीक है, आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनती है, जब एक न्यूक्लियोटाइड यहां रखा, इसके ऊपर एक और रखेंगे तो इसका 5 पोजीशन, इसकी 5 पोजीशन और दूसरे की 3 पोजीशन, इसका 5 डैश एंड और दूसरे का 3 डैश एंड आपस में जुड़ेंगे। देखो वही लिखा है, जॉइन टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बिटवीन 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के जो 5 डैश और 3 डैश एटम्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और वहां जो बॉन्ड बनेगी उसमें ये फास्फोरस इन्वॉल्व होगा, इसलिए उस बॉन्ड को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। तो अभी मुझे ये साफ करना पड़ेगा, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, इतना साफ करते हैं यहां से, तो फिर यहां हम बनाते बॉन्ड, तो फिर आपको दिखाता हूं। इसको साफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी देखो हमने लिख लिया यहां
फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहां हम एक डाई न्यूक्लियोटाइड बना के देखेंगे। ठीक है, तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो न्यूक्लियोटाइड लेने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो दो न्यूक्लियोटाइड आप जल्दी जल्दी यहां ड्रा कर सकते हो आराम से। एक न्यूक्लियोटाइड आप ये ड्रा कर लो, सपोज यहां मैं कर रहा हूं, पेंटोज शुगर बनाओ जल्दी जल्दी। ये बनाया पेंटोज शुगर, ठीक, पेंटोज शुगर बनाया, वन ऐसे कर दिया, ये लाइनें लगा दी। ठीक, वन पोजीशन पे क्या लगता है, बेस, ये लगा दिया बेस, ऐसे करके दिखा दो बेस, ये बेस है। ठीक है, इस पोजीशन पे ये देखो ये शुगर है, थर्ड पे ओएच दिखा दो ये। ठीक, तो ये वाला जो होता है ना, यहां क्या होता है CH2, और इस तरफ क्या लगा होता है O, P डबल बॉन्ड O, यहां OH होता है, यहां भी OH होता है, ऐसा होता है। ये एक बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड यहां दिखाओ, बनाओ पेंटोज शुगर जल्दी जल्दी। ये पेंटोज शुगर बना दी। ठीक है, यहां वन पोजीशन पे क्या होता है, बेस होता है। ये ऐसा नहीं करना, बीच में बेस लिख दो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसा है। ये क्या है, शुगर, थर्ड पोजीशन पे ऐसा कर दो, नीचे OH लिख दो, ऊपर H लिख दो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर पेंटोज जो है ना, ये ऑक्सी राइबोज भी हो सकती है, डी ऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। तो यहाँ वही सेम टू सेम बनाना है, CH2, यहाँ O कर दो, यहाँ P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH, ऐसा ये फास्फोरिक एसिड जुड़ गया। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। अभी आप एक काम करो, इनमें नंबरिंग दे दो। इसका होता है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, ये कार्बन 5 डैश, यहाँ भी 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये कार्बन 5 डैश। अभी हमने देखा डाई न्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। यहां देखा था ना कि न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं कैसे, एक एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो शुगर होती है उसका 5 डैश एंड दूसरे के 3 डैश एंड से जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ता कैसे है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ इस फास्फोरिक एसिड ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, इसको ऐसे कर देना सीधा ऊपर, इसको ऐसे कर देना बस, और कुछ नहीं करना। देखो कैसे जुड़ेगा, आप क्या करोगे, पहले ये बनाओ नीचे ऐसा ही, सेम टू सेम ऐसा बना दो। ये O लगाया, ये पेंटोज शुगर बन गई ये वाली। ठीक है, इधर तो आपको पता है क्या होगा, बेस ही होगा, ये बेस है, ये शुगर है, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये ऐसा कर दिया, और यहाँ आपको पता है CH2 है। ठीक, अब देखो CH2 है ना, यहाँ CH2 उसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करूंगा तो ये वाला O इधर चला जाएगा, देखो ऐसे O ऊपर चला जाएगा ये वाला, और इसके साथ P जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ P जुड़ा हुआ है। ठीक, P के साथ इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये डबल बॉन्ड O अंदर वाली साइड चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड O अंदर वाली साइड चला गया। ठीक, ऐसे करने पे डबल बॉन्ड O अंदर वाली साइड चला गया। एक OH देखो, इसको इस स्ट्रक्चर को ऐसे करोगे तो ये वाला OH ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला OH कहाँ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड पूरे को ऐसे पलट देना है, ऐसे सीधा कर देना है, तो ऊपर की तरफ क्या आ गया OH, और इस तरफ भी क्या आ गया OH। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखो ये हो गया इसका 5 एंड, ये 5 एंड है ना इसका, ये 5 डैश कार्बन है, ये इसका 3 डैश कार्बन है। अभी देखो, अभी आप क्या करोगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कैसे करना है, इसके 3 डैश के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो आप अगर एक चीज देखो 3 डैश के साथ ज्वाइन करने के लिए आप एक लाइन लगाओ, पहले ऐसे ये लगाई, ये लाइन सपोज कौन सी है, थोड़ा सा और कर लेते हैं ऐसे, ये OH वाली लाइन है। ठीक, देखो अभी आपको ड्रा नहीं करना है, पहले समझ लो, ये OH वाली लाइन ये वाली यहां लगा दी। अब इस बेस पे सारा स्ट्रक्चर आप ड्रा करो। देखो यहां से एक लाइन ऐसे लगाओ, ठीक है, फिर यहां से ऐसे लगाओ, बिल्कुल ये OH लगाया, उस पर ये लाइन मैंने लगाई, ये वाली लाइन लगाई, ये वाली। ठीक है, अब यहां से ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, अब यहां से ऊपर O होगा, और यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे होगी। देखो वही बना ली स्ट्रक्चर। ठीक, और यहां इस जगह क्या है, इस जगह आपको पता है वही चीज है, CH2, यहाँ O है, यहाँ P है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH है, और यहाँ भी OH है, ऐसे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ क्या होगा, H होगा, इधर तो वही चीज है,
ऐसे वही बेस है, कुछ भी नहीं है, और ये तो वही बेस है। ठीक, तो देखो यहाँ से ऊपर कर लो, यहाँ एच है। ठीक, ये शुगर है, ये बेस है, बेस है, इसको गोल नहीं करना, इसके बीच में बेस लिख देना है। अगर मैंने पहले इसको बीच में गोल बना दिया तो उसको आप इग्नोर करके यहाँ बेस लिखना है। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब आप देखो कि क्या हो रहा है। यहाँ ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड है, सेम वैसे ये बनाया, इसके ऊपर हमने ये बना लिया, और इसका जो ये फास्फोरिक एसिड ग्रुप है उसको टेढ़ा कर दिया। आप यहाँ देखो, जब इसको हम टेढ़ा कर रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 डैश, देखो इसकी 3 डैश के ऊपर जो OH है ना, वो OH और ये OH आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देखो ये OH आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या यहाँ से वाटर लॉस नहीं हो सकता? वाटर लॉस हो सकता है यहाँ से। तो आप ये देखो, अगर यहाँ से वाटर लॉस होगा तो ये पार्ट तो वाटर वाला चला जाएगा सारा। ठीक है, वाटर गया, तो यहाँ ऐसा हो सकता है, ये वाला जो यहाँ O बचा था उसको नीचे कर दो थोड़ा सा, ये जोड़ दो, तो ये बन गई। देखो इस O वाली बॉन्ड से ये ऊपर जुड़ गया ना सारा। ठीक है, तो आप ये चीज सोचो, ऐसी सेम टू सेम बॉन्ड अगर हम क्या करें, इस वाले ये जो इसमें फास्फोरिक एसिड ग्रुप है, इसको हम ऐसे कर दें सीधा, तो इसके ऊपर एग्जैक्ट ऐसा ही एक डाई न्यूक्लियोटाइड आ सकता है, आ सकता है। और इसके नीचे अगर हम एक और न्यूक्लियोटाइड रख दें इसके नीचे, ठीक है, तो क्या ये थर्ड पोजीशन से जुड़ नहीं सकता? यहाँ से नीचे जुड़ सकता है ना, इधर से ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे, तो इधर से भी ऊपर जुड़ सकता है। तो आप ये सोचो, ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, सिर्फ डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। देखो इसमें दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े, ठीक है, और ये जो इधर बॉन्ड बने ना, ये जो लिंकेज हुई ना, लिंकेज बोलते हैं बॉन्ड को। ये जो बॉन्ड बनी यहां, ऐसी बॉन्ड को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या फिर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, एक न्यूक्लियोटाइड को यहां रखना है, एक न्यूक्लियोटाइड को ऊपर रखना है, और इसके 5 एंड को इसके 3 से जोड़ देना है। 5 एंड पे जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप लगा है इसको जोड़ देना है। फास्फोरिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व है, इसीलिए इस बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, ये एक्चुअल में एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो ऊपर हमने यही लिखा ना, फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये आप ऐसा बोल सकते हो, ये दोनों जो है ना, ये आपस में ये रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट है, ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर दिया, हमने पहले बनाया न्यूक्लियोसाइड, फिर बनाया हमने न्यूक्लियोटाइड, अब हमने न्यूक्लियोटाइड से बनाया डाई न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। तो आपसे अगर कोई ये पूछे क्या हम इससे पॉली न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, तो 100% बना सकते हैं। आपको पता है, ऐसा एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ रखो, उसका 5 एंड इसके 3 से जोड़ दो, ऐसा ही ऊपर रखो, उसका थर्ड वाला एंड इसके 5 से जोड़ दो, क्योंकि ये तो है ना 4 डैश 5 डैश, जोड़ दो। तो ऐसे नीचे भी चला जाएगा, बहुत लंबा चलता जाएगा, ऊपर भी बहुत लंबा चलता जाएगा कि नहीं, चल सकता है, क्योंकि यहाँ OH है, यहाँ OH है। ठीक है, और ज्यादातर देखो जब हम डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ना, तो यहाँ जो फास्फोरिक एसिड के साथ ये वाला जो H है ना, इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ O माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें बेस है, तो बेस इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ O माइनस दिखाते हैं। तो जब आप डाई न्यूक्लियोटाइड बनाओगे ना, यहाँ इस H को भी O माइनस कर देना, O माइनस दिखा देना, क्योंकि वही रीजन है, बेस है। ठीक, बेस हो सकता है बेस में कोई लोन पे रहो, वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो ये O माइनस ऐसा बन जाए। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो आप एक काम करो, ये देखो, एक लाइन और लिखो, अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन, इज, देखो एक और सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं, इसको और सिंपल करके। तो उसमें आप क्या करोगे, देखो शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, यहां शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप बन गया। अब फास्फेट, देखो ऐसा बोल सकते हैं, ये शुगर है, इसके ऊपर फास्फेट है, शुगर के ऊपर एक बेस लगा है, देखो ये शुगर है, शुगर के ऊपर एक बेस लगा है, तो ऐसा लिख सकते हैं शुगर के ऊपर बेस, यहां फास्फेट, फिर शुगर, फिर देखो फास्फेट, फिर शुगर। ठीक है,
फिर शुगर, फिर उसके ऊपर फास्फेट, ये फास्फेट है, फिर लिखोगे फास्फेट। ठीक है, अब देखो शुगर के ऊपर बेस है ना, देखो शुगर के ऊपर बेस है, फिर आगे क्या होगा, फिर शुगर होगी, फिर क्या होगा, शुगर होगी, फिर उसके ऊपर बेस होगा, फिर फास्फेट होगा, फास्फेट। और आप ऐसा बोल सकते हो, इस चीज को एन कर दो, एन, एन, और यहां भी जुड़ सकता है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो यहां मैंने लिखा है कि इसका ये जो डाई न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया, यहां से हम ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी बना सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के। तो देखो यहां लिखा ना सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन, न्यूक्लिक एसिड का चेन बनाने का एक सिंप्लीफाइड वर्जन ये भी है। हम क्या करेंगे, शुगर और बेस जोड़ेंगे, ये यहां से स्टार्ट किया तो इस तरफ भी जुड़ सकता है, इस तरफ भी जुड़ता जाएगा, इधर फास्फेट शुगर बेस फिर फास्फेट, इसको एन कर दो, मतलब यहां बीच में ऐसे शुगर फास्फेट वाले बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इधर भी ऐसे कर दो, तो यहां से इधर भी चेन जा रहा है, उधर भी चेन जा रहा है। तो ऐसे ही ये जो बड़ा चेन होता है, बहुत बड़ा चेन जैसे बन जाता है, इसी को तो बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम ही तो होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। ठीक है, ये बना, फिर ये बना, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया, फिर ट्राई बनाएंगे, फिर पॉली बनाएंगे, और पॉली न्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, इसको आप लिख लो, ड्रा कर लो, हाथ से प्रैक्टिस कर लो, आपने अपने हाथ से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो कोई प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से पूछ सकते हो। इसको साफ करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बच गई है आगे, वो देख लेते हैं, तो हमारा लेक्चर खत्म हो जाए। अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। देखो, पहला पॉइंट लिखो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, information regarding the sequence of nucleotide, the sequence of nucleotides। ठीक है, in the chain of nucleic acid, in the chain of nucleic acids, nucleic acids is called प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहां देखो प्रोटीन वाला वो पार्ट जो आपने देखा है वो यूज हो गया, जैसे हमने देखा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, वैसे ही हम यहां देख रहे हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग, कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। देखो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसे देखते हैं, सपोज हमारे पास एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इस पे सीक्वेंस कैसे देखते हैं। देखो किसी न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन जुड़ा होगा, किसी में साइटोसिन जुड़ा होगा, किसी में थायमिन जुड़ा होगा, किसी में यूरासिल जुड़ा होगा। तो हो सकता है कि ये ए ऊपर हो, सी नीचे हो, या फिर टी इधर हो, या फिर यू इधर हो, तो ऐसे सीक्वेंस बनता है ना। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस सीक्वेंस की नॉलेज है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ सीक्वेंस को देखो, जैसे हमने प्रोटीन्स में देखा था ना, प्रोटीन्स में अगर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस हमें पता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखो वही लिखा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस क्या है न्यूक्लिक एसिड चेन में, न्यूक्लिक एसिड चेन के अंदर, इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसी न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वो एक चेन हो गया। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे हमने प्रोटीन में देखा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम शेप देखते हैं कि शेप कैसी बनाता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स का होता है। तो उसमें आप एक लाइन ऐड करो, न्यूक्लिक एसिड्स हैव a secondary structure also, न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक, उसमें आपने सुना ये पहले, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। देखो जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक
ठीक है, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव अ डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड को छोड़ो, डबल स्ट्रैंड लिख दो, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपने ये पहले भी सुना है कि डीएनए की डबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस पता है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब वो सीक्वेंस कैसी स्ट्रक्चर बीच में बना रहा है, कैसी शेप बना रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होती है। तो वही लिखा है कि जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बताई थी डीएनए की, कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जिसको वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, वो आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आगे देखो एक पॉइंट और लिखो, इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बॉन्ड, ठीक है, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बॉन्ड अबाउट ईच अदर and held together by hydrogen bonds, ठीक है, between pairs of bases, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जेम्स वैटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था डबल स्ट्रैंड, बोला था कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो भी एक न्यूक्लिक एसिड है, उसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। उसमें मतलब न्यूक्लिक एसिड के चेन का एक डबल स्ट्रैंड होता है और हेलिक्स बनाया होता है, हेलिक्स होता है, ऐसे कॉइल होता है। वही यहाँ लिखा है कि इसमें क्या होता है, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बॉन्ड अबाउट ईच अदर, मतलब दो न्यूक्लिक एसिड चेन डीएनए के अंदर बॉन्ड हुए एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े हुए होते हैं, एंड हेल्ड टूगेदर, वहां ही रहते हैं क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस के पेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, वहां ही रहते हैं, ठीक है। एक लाइन और ऐड करो, एडिनिन फॉर्म्स H bonds with thiamine, ठीक है, thiamine, ठीक है, एंड साइटोसिन फॉर्म्स H bonds with guanine, ठीक। ये आपको लिखना है कि वहां जब डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, मतलब डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड कैसे होते हैं, देखो एक स्ट्रैंड सपोज ऐसा है, एक स्ट्रैंड ऐसा है, दोनों ही कुछ हेलिक्स एक दूसरे के साथ ऐसे करके जुड़े होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रैंड में जो दोनों ही स्ट्रैंड है वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है, वो आपको पता है, आपने केमिस्ट्री इससे पहले बहुत पढ़ ली है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और उसमें देखो आपको पहले बताया था डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडिनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन, ये चार बेसिस होते हैं डीएनए में। तो डीएनए के अंदर जो दो चेन्स होंगे ना, दो न्यूक्लिक एसिड चेन्स, वो आपस में कॉइल होते हैं, और इन दोनों ही चेन में बेसिस कौन से प्रेजेंट होते हैं, बेसिस ये एडिनिन हो सकता है, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये चार बेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी, और आपको ये देखना है कि वो दोनों ही स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स किन के बीच में बनती है, एडिनिन की हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है, एडिनिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है थायमिन के साथ, और साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है ग्वानिन के साथ, ठीक है। देखो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और कैसे समझोगे, सपोज करो कि यहां जो है क्या है,
ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। सपोज अभी आपको मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। आप अभी मान लो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो क्या होगा, अगर ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है तो ये स्ट्रैंड कैसा होगा, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड होगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ सारे, यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। इधर भी न्यूक्लियोटाइड होगा, इधर भी न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या क्या होता है, एक तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ऐसे यहाँ भी वही जुड़े होंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दूसरी चीज क्या होती है न्यूक्लियोटाइड में कि यहाँ एक बेस होता है, बेस, यहाँ बेस होता है, इधर भी बेस होता है, इधर भी बेस होता है और इधर भी बेस होता है। ठीक, इसमें भी देखो जब ये स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं तो इनमें भी तो बेस होंगे ना, ये सारे न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है, यहाँ बेस होगा, यहाँ बेस होगा, यहाँ बेस होगा, यहाँ बेस होगा, ये सारे बेस तो यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो अब क्या होता है, ये जो बेस होते हैं ना, इन बेसिस में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, आपको पता है जैसे नाइट्रोजन होता है, इस बेस में भी नाइट्रोजन होगा, इधर भी नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन के साथ देखो इस तरफ भी नाइट्रोजन होगा, इस तरफ भी नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के साथ आपने देखा था बेस के बीच में, जैसे हमने बेस की स्ट्रक्चर बनाई थी ना एडेनिन गुआनिन, वहां आपने देखा था नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा होता है। ठीक, और यहां देखो इस तरफ भी नाइट्रोजन है, तो यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसी तरह देखो ये बेस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस टू बेस बनती रहती है। ठीक है, तो ऐसे अब देखो बेस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इसमें, जैसे अभी मैं और बना के दिखाता हूं आपको, बेस कैसे कौन कौन से होते हैं इसमें, एडिनिन होता है, एडिनिन होता है, ठीक है, और इस तरफ थायमिन होता है, ठीक है, और यहाँ साइटोसिन होता है, और इस तरफ गुआनिन होता है। इसी तरह एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, ऐसे करके बेस होते हैं डीएनए के अंदर, क्योंकि हमने तो यहाँ जनरल देखा ना कि बेस ये वाले होते हैं, और एक्चुअल में बेसिस कौन से होते हैं, ऐसे। ठीक है, और क्या होता है, ये जो एडेनिन होता है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन इसके साथ, फिर से वही रिपीट होते हैं ना, बेस सीक्वेंस ये होता है। मतलब सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है लेकिन बेसिस तो ये होते हैं। तो ये इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है अगर आप साइटोसिन की, गुआनिन की, थायमिन की और इनकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उनमें नाइट्रोजन वाला ये कंसेप्ट लग जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है, इस तरफ भी नाइट्रोजन होता है, इस तरफ बेसिस में ये वाला H होता है, या फिर इस तरफ H हो सकता है, तो इस तरफ नाइट्रोजन होगा, तो वो आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं फिर आपको क्लियर होगा। आप ये स्ट्रक्चर देखो, आप पहले ये स्ट्रक्चर देखो, देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है डीएनए की स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का ऐसा होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल बना के चढ़ा होता है। ठीक, और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो एडेनिन और थायमिन, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ऐसे ही देखो यही है, यही देखो, एक अगर आप एक स्ट्रैंड को सीधा करोगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, दूसरे स्ट्रैंड को सीधा करोगे तो ऐसा ही, जैसा मैंने अभी ड्रा किया ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो देखो इस तरफ जो बेस होंगे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरफ जो बेस होंगे वो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के रुकेंगे। एक बार फिर चेक करो डायग्राम, देखो ये देखो, एक तरफ एक जो स्ट्रैंड है, एक वाला जो स्ट्रैंड है उसमें जो बेसिस है, दूसरे के बेसिस के साथ वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी एक और स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, देखो ये ओवरऑल एक्चुअल वाली जो स्ट्रक्चर है ना वो है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लो। आप ये चेक करो, आप पता क्या चेक करो, देखो ये जो यहां मैंने जो हाथ रखा है, इसके आगे वाली जो स्ट्रक्चर है जिसके नीचे लिखा हुआ है एडेनिन, एडेनिन, तो इसमें आप देखो एक पेंटोज शुगर जुड़ी है, उसके साथ यहां से आगे देखो पेंटोज शुगर जुड़ी है, ऊपर देखो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, फास्फोरस वाला ग्रुप जो मैंने आपको बताया था कि चाहे इधर OH लिखो चाहे फिर O माइनस कर दो। ठीक है, वो वाली है, उसके ऊपर देखो फिर से पेंटोज शुगर है और फिर से फास्फोडाइएस्टर है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन एटम वाली आपको दिख रही होगी। अब देखो जहां एडेनिन लिखा है ना, एडेनिन उसी के ऊपर सीधा देखो, यहां देखो, यहां से सीधा ऊपर एडेनिन के ऊपर देखो प्यूरिन बेस दिख रहा है आपको, प्यूरिन बेस, देखो प्यूरिन बेस एडेनिन दिख रहा है, प्यूरिन बेस है ना एडेनिन, मैंने आपको बताया था, देखो डायरेक्ट वैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला उसमें देखो आपको पायरीमेडिन बेस दिख रहा है,
ऊपर वाले के ऊपर देखो, यहां से नीचे अगर आप देखो, यहाँ नीचे देखो पायरिमिडीन बेस दिख रहा है आपको, जिसका नाम साइटोसिन आपको बताया था। तो देखो एडिनिन नीचे है, ऊपर ऊपर कौन सा है, साइटोसिन। ये दोनों बेस जुड़े हुए हैं ना, दोनों की स्ट्रक्चर देखो जुड़ी हुई है पेंटोज शुगर के साथ। तो ये देखो, ये वाला जो इस वाली ये जो साइड है ना, ये एडिनिन जिसके नीचे लिखा है, ये पूरे वाला पार्ट एक डाइन्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, आप बताओ। डाइन्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहां ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह आप दूसरी स्ट्रक्चर देखो, दूसरी स्ट्रक्चर में देखो एक पेंटोज शुगर लगी है यहाँ, दूसरी स्ट्रक्चर में उल्टी करके लगाई है, यहां से ऊपर देखो थायमीन लिखा हुआ है ना, थायमीन यहां से पेंटोज शुगर लगी है, उसके ऊपर देखो आप फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, उसके ऊपर एक और पेंटोज शुगर है, देखो ये इसके नीचे देखो पेंटोज शुगर है। अब क्या करो, देखो नीचे से अगर हम देखें तो थायामीन, देखो जहां थायामीन लिखा है उसके ऊपर देखो थायामीन पायरिमिडीन बेस है कि नहीं, पायरिमिडीन बेस है ना, थायमीन पायरिमिडीन बेस है। देखो तो थायमीन पायरिमिडीन बेस आपको दिख रहा है यहाँ, थायमीन बेस। ऊपर से देखो ग्वानिन बेस जो होता है वो भी प्यूरिन बेस होता है। तो देखो यहाँ आपको डबल एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ से नीचे दिख रही है। तो ये कौन सा बेस है, ग्वानिन बेस। और ग्वानिन कौन सा था, प्यूरिन वाला। प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं, एक डबल, एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर। ठीक है, अब आप देखो सेंटर से ऊपर देखो, सेंटर से ऊपर अगर आप देखोगे एडिनिन के जो हाइड्रोजन है, देखो एडिनिन के जो नाइट्रोजन है बेस के ऊपर, इस तरफ यहां से ऊपर देखो, वो बॉन्ड्स बना रहे हैं किसके साथ, थायमीन के साथ। तो देखो यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही हैं, दिख रही है। इसी तरह देखो साइटोसिन जो है ना, साइटोसिन इसके जो हाइड्रोजन है, देखो साइटोसिन जो बेस है इसके नाइट्रोजन और ग्वानिन के हाइड्रोजन, या फिर इन दोनों के, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। देखो क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं बीच में, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ बन रही हैं। अगर आपको समझ में आया, देखो गौर से देखो इसको, एडिनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। ये आपको मैंने डाइन्यूक्लियोटाइड में एक्सप्लेन किया, डीएनए में। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, अच्छा, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी आपको पता चल गया कि डीएनए में कैसे कैसे बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, उन बेसिस की स्ट्रक्चर भी डाल के हमने देख लिया। ठीक, अब देखो यहां मैं डायग्राम के साथ अगर मैं हाथ लगा पाता तो फिर तो बड़ा सही था, क्योंकि मैं हाथ नहीं लगा पाता हूँ, इतना बड़ा मेरा सेटअप नहीं है, अभी सिर्फ डायग्राम दिखा पाता हूँ। तो चलो इतना ही काफी है। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, वो आपको डायग्राम वगैरह देख लेनी है, मैंने आपको बता दी डायग्राम। तो एडिनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ और साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ। इतना आपको समझ में आ गया, ये था डीएनए के बारे में। ठीक, अभी देखो एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अभी आप 1-2 लाइनें आरएनए के बारे में लिख लो। ठीक, तो लिखो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इज प्रेजेंट। आरएनए के स्ट्रक्चर में सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच समटाइम्स फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ, विच sometimes folds back on itself, कभी कभी वो फोल्ड बैक हो जाता है। देखो यहां लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अगर हम देखें राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वहां एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, और कैसा होता है, वो भी हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। ठीक, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएनए ही इंपॉर्टेंट था। तो यहां सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और कभी कभी वो अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप एक पॉइंट और लिखो, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एमआरएनए, ठीक है, एक होता है आरएनए और एक होता है टीआरएनए। ये 3 किस्म के आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी डिटेल आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि
ये एम क्या होता है, यहां एम का मतलब होता है मैसेंजर, और ये टोटल इसका नाम हो गया मैसेंजर आरएनए। इसका नाम होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। यहां आर का मतलब होता है राइबोसोमल और टी का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए इसका मतलब होता है। तो ये 3 किस्म के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां तक ही हम रखेंगे डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। डीएनए में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के न्यूक्लिक एसिड चेन बनते हैं ना, जो वो चेन डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड, मतलब एक चेन इस तरफ एक चेन इस तरफ होता है और आपस में स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया होता है। किसने दिया था, वैटसन और क्रिक ने। और उसमें क्या होती है, वो चेन आपस में रुकता कैसे एक जगह, चेन दूर क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए के बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, इधर इस चेन के बेसिस और इस चेन के बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाती है, इस वजह से वो डबल हैंडेड डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए की टाइप्स होती है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है अभी। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक बच गया है कौन सा, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो वो देख लेते हैं, इसको साफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो, अभी हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है, देखो डीएनए, ये तो आपको पता ही है। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, एंड may be regarded as reserve of genetic information। ठीक है, ये पहला फंक्शन है डीएनए का। डीएनए क्या होता है, हेरिडिटी में बहुत काम करता है। ठीक है, केमिकल बेस है हेरिडिटी का, और इसको हम बोलते हैं कि रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो सारी कहाँ होती है, डीएनए के अंदर। ठीक, ये इसका पहला बायोलॉजिकल फंक्शन है। दूसरा देखो, ये फर्स्ट कर दो इसको, दूसरा डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल for maintaining the identity of different species, for maintaining the identity IDENTITY of different species, different species of organisms over million years। देखो ये पॉइंट समझो, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए। सपोज अगर डीएनए कुछ उल्टा सीधा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कभी इंसानों से फ्रॉग्स पैदा हो जाएं या फिर इंसानों से डॉग पैदा हो जाए। वैसा नहीं होता, इंसानों से इंसान ही पैदा होते हैं, कुत्तों से कुत्ते ही पैदा होते हैं, कैट से कैट की पैदा होती है। तो वो डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर। ठीक है, अगर डीएनए ना हो, डीएनए में कुछ गड़बड़ हो जाए, डीएनए हो ही ना, इंफॉर्मेशन का कुछ पता आता हो ही ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, तो फिर इंसानों से हो सकता है कोई और भी चीज पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज है, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ठीक है, अवर आगे लिखा अवर मिलियन ईयर्स, जितने भी साल हो गए, मिलियन ईयर्स हो गए, तो क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी कॉपी वैसी ही बनती है। ठीक है, वो वही चीज पैदा करता है आगे, जैसे डॉग डॉग ही पैदा करेगा। ठीक, तो वो किस लिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। क्योंकि डॉग के डीएनए में ये इंफॉर्मेशन है कि वो आगे क्या बनेगा, डॉग ही बनेगा। ठीक, तो इसलिए ये आप बोलोगे डीएनए रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर ये ना हो तो
डिफरेंट स्पीशीज की आइडेंटिटी मेंटेन ना हो सके, उनकी पहचान ही ना रहे, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाए, ठीक। तो ये एक पॉइंट है। तीसरा देखो, थर्ड, another function of nucleic acids is protein synthesis inside the cell। सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो भी किसका फंक्शन है? न्यूक्लिक एसिड्स का, डीएनए और आरएनए दोनों का ही फंक्शन है। तो इसके बारे में आप एक लाइन ऐड कर लो, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स। लिखो, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, बट द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ अ particular प्रोटीन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन डीएनए, इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन प्रोटीन कौन से न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोटीन, कि सेल के अंदर कौन सा पार्टिकुलर प्रोटीन बनाना है, उसका मैसेज कौन देता है? डीएनए। तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डीएनए ही है, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं वो डीएनए ही बोलता है, तो तब काम होता है, ठीक है। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां जाके हमारे न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो बायोमॉलिक्यूल में था, जो हमारे सिलेबस में था, वो खत्म हो गया है। अभी मैं आपको कराता हूं क्विक रिवीजन। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं आपको बताया, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स सुना है आपने? क्रोमोसोम्स कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, साथ कुछ और बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। फुल फॉर्म आपको पता ही है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि डीएनए जो होता है या फिर आरएनए, जिनको ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, वो बनते कैसे हैं? बनते ये ऐसे हैं कि देखो, बनते कैसे हैं, उससे पहले हमने ये देखा था कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा था, इनमें एक तो पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन एटम वाली शुगर होती है, जो फ्यूरानोज फॉर्म में होती है। एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, और एक क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उनको बेसिस बोलते हैं, ठीक है, जिनको नाइट्रोजनियस बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये 3 किस्म के कंपाउंड इनमें होते हैं। फिर हमने देखा डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं। तो पहले पेंटोज शुगर और उसके साथ क्या जुड़ता है? बेस जुड़ता है। तो वो जुड़ के पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, फिर वहां से एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ता है, फिर वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, बहुत सारे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक। और हमने देखा जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर 2 किस्म के न्यूक्लिक एसिड चेन आपस में स्ट्रैंड मतलब 2 किस्म के चेन होते हैं, जिनको स्ट्रैंड बोलते हैं। 2 किस्म के चेन आपस में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और वैटसन एंड क्रिक ने दिया था स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि वो चेन आपस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आपस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं डिफरेंट बेसिस, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, वो भी हेलिकल होता है। आरएनए 2-3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सो ऑन। तो यहां तक ही रहेगा हमारा ये लेक्चर। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वाले देखो क्वेश्चन, ये वाले आपको पढ़े जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, राइट द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का बायोलॉजिकल फंक्शन लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये भी मैंने आपको बताया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में लिखना है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने यहां बनाया था डाई न्यूक्लियोटाइड, उसकी फॉर्मेशन डिस्कस करनी, ये भी आ सकता है एग्जाम में।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये भी आपको बता दिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन बेसिस, प्यूरिन और पाइरीमिडीन बेसिस के स्ट्रक्चर ड्रा करना, ये भी आ सकता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक, तो ये आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करने आने चाहिए। और लास्ट है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डायग्राम ड्रा करनी है, वो तो आपने पहले भी बहुत बार की है, आपको आती ही होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, तो ठीक है, फिर यहाँ तक ही रहेगा हमारा ये लेक्चर। तो हमारा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर यहाँ खत्म हो गया और हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही 12th क्लास की खत्म हो गई है। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी जिसमें हम जेके बोस के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।